कैसे हैं आप लोग। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उस प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि धातुएं किन्हें कहते हैं और धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, या जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला धातुओं का जो रासायनिक गुण है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या विद्युत धनात्मकता। यानी जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है या विद्युत धनात्मक होती हैं। अर्थात जो धातुएं हैं, जो भी मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन का निर्माण करती हैं, धनायन का निर्माण करती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं विद्युत धनात्मकता। तो ये धातुओं का एक गुण है कि धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है या विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक, अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन या वायु से अभिक्रिया। सेकेंड है हमारी वायु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन क्रियाशील एक पदार्थ है या गैस है, तो वायु से अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो जब किसी धातु की हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी धातु जब ऑक्सीजन से, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो बनाती है धातु ऑक्साइड। और हमने पहले पढ़ा है कि ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ये धातु ऑक्साइड आपके क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वो एक क्षारीय पदार्थ का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय क्यों होते हैं ये भी बताते हैं। क्षारीय इसलिए होते हैं कि जब इस धातु ऑक्साइड को, ये जो मेटल ऑक्साइड है आपका, जब इस धातु ऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो ये एक बेस का या एल्काली का निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड को क्षारीय इसीलिए कहा जाता है कि धातु ऑक्साइड जल में घुलकर एक क्षार का निर्माण करते हैं, इसलिए जो धातु ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्योंकि धातु ऑक्साइड को जल में घोलने पर वो एक क्षार का निर्माण करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। ठीक, तो धातु की जब वायु से अभिक्रिया होती है या ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं हैं, अलग अलग धातुएं हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी थी। ठीक, तो ऑक्सीजन से धातु की जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, कि कितनी तेजी से अभिक्रिया करेगी या कितनी मंद गति से क्रिया करेगी, वो निर्भर करता है धातु की सक्रियता पे। यानी हम कहते हैं ऑक्सीजन से धातु की क्रिया, ऑक्सीजन से धातु की क्रिया उस धातु की सक्रियता पर निर्भर करती है। धातु की सक्रियता, जो एक्टिविटी सीरीज, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, उस धातु की सक्रियता पर निर्भर करती है। यानी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी वो डिपेंड करेगा कि उस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है। जैसे हम कहते हैं कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर यानी कक्ष ताप पर क्रिया करती हैं, गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ धातुएं कक्ष ताप पर क्रिया करती हैं, जबकि कुछ धातुएं गर्म करने पर क्रिया करती हैं, और कुछ धातुएं तब क्रिया करती हैं जब उनको तीव्र गर्म किया जाता है। यानी कुछ धातुएं ऐसी हैं जो सामान्य ताप यानी कक्ष ताप पर, जो सामान्य ताप पर क्रिया करती हैं। कुछ होती हैं जो गर्म करने पर क्रिया करती हैं, कुछ होती हैं जो तीव्र गर्म करने पर, यानी जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब क्रिया करती हैं। तो वो सक्रियता पर निर्भर करता है। जो धातु कक्ष ताप पर क्रिया करती है उसकी सक्रियता ज्यादा होती है, जो गर्म करने पर क्रिया करती हैं उसकी सक्रियता थोड़ा कम, जो तीव्र गर्म करने पर क्रिया करती है उसकी सक्रियता बहुत कम होती है। जैसे हम इसके उदाहरण अभी लिखेंगे कि जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कि जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं,
यानी Na और K। तो पहला एग्जांपल लिख रहा हूं कि सोडियम व पोटेशियम धातु कक्ष ताप पर, क्योंकि इनकी सक्रियता सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे रिएक्टिविटी टेबल में तो इनकी जो सक्रियता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कक्ष ताप पर क्रिया करती हैं। क्रिया कर बनाएंगे क्या? धातु ऑक्साइड। वो पहले ही बात कर चुके हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर, यानी इनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बनाएंगे, देखिए Na+O2, ट्वाइस Na+O2 या 4Na लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे, 4Na+O2 ये बन जाएगा ट्वाइस Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जिसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। तो जब सोडियम की हम वायु से क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम ऑक्साइड नामक एक क्षारीय ऑक्साइड बनता है। ऐसे ही जब हम पोटेशियम की क्रिया कराएंगे 4K+O2 तो ये बन जाएगा ट्वाइस K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। और ये ध्यान देना कि ये जो सोडियम ऑक्साइड बना और जो पोटेशियम ऑक्साइड बना, ये जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ही जल्दी संपन्न होती है, यानी बड़ी इसकी गति बहुत ज्यादा होती है, वेग बहुत ज्यादा होता है, इतनी तीव्र अभिक्रिया होती है। यानी सोडियम से सोडियम ऑक्साइड का निर्माण जो है वो एक बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है, और तीव्र अभिक्रिया होने के कारण इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी निकलती है और सोडियम और पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को खुला क्यों नहीं रखा जाता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम जो है इसको खुला नहीं रखते, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं या मोम के अंदर रखा जाता है, वैक्स के अंदर, मोम के अंदर, ताकि ये वायु के संपर्क में ना आ पाए। क्योंकि जब सोडियम और पोटेशियम अगर वायु के संपर्क में आ जाएं तो ये बड़ी तीव्रता से क्रिया करती हैं और सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और इनकी अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम धातु क्या करती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए सोडियम को जो है उसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक, तो जब हम धातु की क्रिया वायु से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, तो जो अधिकांश धातु ऑक्साइड जो बने हमारे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि धातु की ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है तो धातु ऑक्साइड बन रहे हैं, ये जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं। धातु ऑक्साइड जो है, अधिकांश धातु ऑक्साइड ये जल में अविलेय होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, जो जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है Na2O, इसको हमने जल में घोला तो ये एक क्षार का निर्माण करते हैं ट्वाइस NaOH। ऐसे ही K2O पोटेशियम ऑक्साइड है, इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये एक क्षार का निर्माण करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि जब सक्रिय धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम है वो कक्ष ताप पर ही वायु से क्रिया करने लगते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि जो मैग्नीशियम धातु है, क्योंकि मैग्नीशियम की सक्रियता थोड़ा कम होती है, तो मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ ये जो कमरे का ताप है या जो कक्ष ताप पर है, कक्ष ताप पर क्रिया नहीं करती हैं, परंतु गर्म करने पर मैग्नीशियम धातु कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करती है, गर्म करने पर O2 से या वायु से क्रिया करती हैं। तो गर्म करने पर वायु से क्रिया करती हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे, देखिए Mg प्लस ट्वाइस Mg प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ट्वाइस MgO। तो जब मैग्नीशियम धातु कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करेगी, गर्म करने पर, यानी जब मैग्नीशियम धातु को गर्म किया जाता है वायु के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है MgOH का होल ट्वाइस। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्योंकि जल में घुलकर किसका निर्माण कर रहा है, क्षार का निर्माण कर रहा है। तो सोडियम और पोटेशियम धातु कक्ष ताप पर क्रिया करती हैं, जबकि मैग्नीशियम धातु जो है वो कक्ष ताप पर क्रिया नहीं करती है, बल्कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु के साथ गर्म किया जाता है
गर्म करने पर ये क्रिया करती है, यानी मैग्नीशियम की सक्रियता सोडियम और पोटेशियम से क्या है, कम है। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम धातु है, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। इन एग्जाम्पल को नोट करते रहना अपनी नोटबुक में। तो तीसरे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं कि जो एल्यूमिनियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु गर्म करने पर O2 के साथ या वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर, यानी ये एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो भी गर्म करने पर क्रिया करती है। गर्म करते हैं तो वायु में जलने लगती हैं और जलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, O2 के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन जलती नहीं है। ये ध्यान देना कि इससे पहले जो हमने सोडियम और मैग्नीशियम धातु कहा, तो सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन धातुओं को जब हम वायु में गर्म करते हैं तो ये जलने लगते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो जलती नहीं है। एल्यूमिनियम धातु को जब वायु में गर्म करते हैं तो वो जलती नहीं है, बल्कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, 4Al प्लस O2, ये बन जाएगा Al2O3। ये बैलेंस इक्वेशन है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अभी हमने क्या कहा कि जो हमारा सोडियम ऑक्साइड बना था, पोटेशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ये सारे के सारे कैसी प्रवृत्ति के हैं, क्षारीय है। लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। यानी ये उभयधर्मी क्या होते हैं, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक, तो जो हमने सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात की, वो सारे के सारे आपके बेसिक ऑक्साइड हैं या क्षारीय ऑक्साइड हैं, जबकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसके अतिरिक्त जो जिंक ऑक्साइड है वो भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, नेक्स्ट इक्वेशन में बताऊंगा। ठीक, अब उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ये जो Al2O3 है, अब ये क्षारीय ऑक्साइड है तो ये किसके साथ क्रिया करेंगे, अम्ल के साथ, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के हैं तो ये अम्ल से क्रिया करेंगे। ऐसे ही जो अम्लीय ऑक्साइड होंगे वो क्षार के साथ क्रिया करेंगे, लेकिन Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ये अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा, और जो Al2O3 है ये क्षार के साथ भी क्रिया करेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है आपकी, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब यही होता है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो हम इसकी क्रिया देखेंगे, जब Al2O3 की HCl से क्रिया होती है तो ये बनाता है AlCl3, लवण बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपका वाटर बाहर निकलेगा थ्राइस H2O, यानी इसने क्या बनाया आपका AlCl3 प्लस 3H2O। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, सिंपल से। कैसे, ये क्षारीय, अभी यहां पर किसकी तरफ, क्योंकि अम्ल से क्रिया कर रहे हैं तो यहां पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना रहे हैं, ये लवण है और ये क्या है आपका जल। गॉट इट। अब हम इसकी क्षार से अभिक्रिया करते हैं। देखिए, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षार से क्रिया करते हैं तो ये एक लवण बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्वाइस NaAlO2 प्लस H2O। आई थिंक ये बैलेंस होगी, चेक कर लेंगे, दो हाइड्रोजन बैलेंस है। तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। मैं सबके नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कॉमन नाम है, जो टिपिकल नाम आएंगे उनको लिख दूंगा। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये एक लवण का निर्माण कर रहा है और जल बन रहा है। तो यहां पर क्योंकि क्षार से क्रिया कर रहे हैं तो यहां पर इसका व्यवहार कैसा है, अम्लीय। यानी आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्षारीय व्यवहार भी दिखा रहा है और अम्लीय व्यवहार भी दिखा रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक, गॉट इट। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं, अगले उदाहरण की ओर जाते हैं। इन सबको नोट करते रहना अपनी नोटबुक में। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं कि जिंक धातु, जो जिंक मेटल है, क्योंकि जिंक धातु की सक्रियता थोड़ा और नीचे आ जाती है। तो जिंक धातु जो होती है वो सामान्य रूप से गर्म करने पर वायु से क्रिया नहीं करती है या वायु में नहीं जलती है। लेकिन जब जिंक धातु को बहुत तीव्र गर्म किया जाता है वायु में तो वो जलने लगती है और जिंक ऑक्साइड का निर्माण करती है। यानी हम कह सकते हैं जिंक धातु तीव्र गर्म करने पर O2 से क्रिया करती है।
सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है, हल्का गर्म करने पर भी क्रिया नहीं करती है, लेकिन जब तीव्र गर्म करते हैं तो वो O2 से क्रिया करती है। क्या इक्वेशन हो जाएगी? Zn प्लस O2। तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO। ये भी उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये भी आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। यानी जो जिंक ऑक्साइड है वो अम्ल से भी क्रिया करेगा और जो जिंक ऑक्साइड है वो क्षार से भी क्रिया करेगा, क्योंकि उभयधर्मी है तो दोनों प्रकृति प्रदर्शित करेगा। यहां किससे क्रिया करा रहे हैं? अम्ल से, तो यहां पर किसकी तरह कार्य करेगा? क्षार की तरह। यहां हम क्षार से क्रिया करा रहे हैं तो यहां पर ये किसकी तरह कार्य करेगा? अम्ल। तो जिंक ऑक्साइड दोनों की तरह कार्य कर रहा है, अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी। अब हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O। जिंक क्लोराइड बनाया जो कि लवण है और जल बना रहा है। नीचे देखिए, जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया NaOH से कराते हैं तो ये बनाता है Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O। ये है सोडियम जिंकेट, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण है। तो नीचे वाली अभिक्रिया में भी लवण और जल बन रहा है, ऊपर वाली अभिक्रिया में भी लवण और जल बन रहा है। ठीक, तो गॉट इट। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं, यानी हम किसी अन्य धातु की अभिक्रिया वायु से कराते हैं। जैसे आयरन की क्रिया करते हैं हम, कि जो आयरन धातु है वो तीव्र गर्म करने पर भी नहीं जलता है। वायु में अगर हम आयरन धातु को बहुत तीव्र गर्म करें तो भी नहीं जलता है, परंतु गर्म करने पर ये वायु से क्रिया करता है, केवल क्रिया करता है, जलेगा नहीं। ये केवल क्रिया करेगा और क्रिया करके ये क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं कि जो आयरन धातु है, Fe धातु, गर्म करने पर वायु में जलता नहीं है, वायु में जलता नहीं है, परंतु वायु से क्रिया कर Fe3O4, जिसको हम कहते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जो आयरन है, जो लोहा है, वो वायु में जलता नहीं है, बल्कि गर्म करने पर वायु से क्रिया करता है और Fe3O4 बनाता है, जिसका नाम है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। सेकंड थर्ड से मतलब समझ लेना कि यहां पर ये एक मिश्रित ऑक्साइड है। अब इसको समझना कि ये एक मिश्रित ऑक्साइड है जो किससे बनता है? FeO और Fe2O3 से। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो Fe3O4 बनाते हैं। ये क्लास सीनियर क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बता दे रहा हूं कि ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसको हम कहते हैं मिश्रित ऑक्साइड। जैसे अभी उभयधर्मी पढ़ा, वैसे ही एक ऑक्साइड और होते हैं जिनको मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइडों का मिश्रण होता है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। यहां पर लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, तो इसीलिए लिखा आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक, गॉट इट। अब हमने करना क्या है कि हमने लोहे को गर्म करना है, किसके साथ? वायु के साथ। तो जब हम आयरन को Fe को O2 के साथ गर्म करते हैं तो ये एक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, थ्राइस Fe प्लस ट्वाइस O2, तो ये क्या बन गया आपका? Fe3O4। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, अपने छठे एग्जांपल की ओर। जो कॉपर धातु है वो भी वायु में जब उसको तेज गर्म करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यानी अपने छठे एग्जांपल की ओर जाते हैं कि जब हम कॉपर को, यानी कॉपर धातु को, Cu धातु को वायु में तीव्र गर्म करते हैं या वायु में गर्म करते हैं, तो यह बिना जले CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। कैसे? देखिए, इक्वेशन बनाते हैं, Cu प्लस O2 क्या बन जाएगा? ट्वाइस CuO। तो हमने धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई और हमारा क्या बना? धातु ऑक्साइड बना। ठीक, अब ये तो था कि जब हम किसी धातु को वायु में गर्म करते हैं तो क्या होता है, या धातु और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया। अब हम अपने दूसरे
रासायनिक गुण की तरफ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से, यानी जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया यानी हम किसी धातु की जल से अभिक्रिया कराएंगे और किस तरीके से वो जल से अभिक्रिया करती है उस बारे में बात करते हैं। तो जब हम किसी धातु की जल से क्रिया करते हैं तो हमारा धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी हम कहेंगे धातु प्लस जल। अब जब हम धातु की जब जल से क्रिया कराते हैं तो धातु की जब जल से क्रिया कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और धातु ऑक्साइड भी बन सकता है। दोनों चीजें बन सकती है, अभी आगे हम उदाहरणों में समझेंगे। धातु ऑक्साइड भी बन सकता है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। ठीक, अब जो सभी धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं हैं, वो जल से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक, सारी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। धातुओं की जल से जो क्रिया है वो उन धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। ठीक है ना, क्योंकि जल से समान रूप से क्रिया नहीं करती है। कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे जल से क्रिया करती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म जल से क्रिया करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ना तो ठंडे जल और ना गर्म जल से क्रिया करती हैं बल्कि भाप से क्रिया करती है। तो ये क्वेश्चन आपने लिख ली होगी कि धातु की क्रिया जल से कराई तो आपका क्या बना, धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल से क्रिया करती हैं। ठीक है ना, तो ठंडे जल से क्रिया करने वाली धातुओं के बारे में हम पढ़ते हैं पहले, फिर हम ऐसे धातुओं से पढ़ेंगे जो गर्म जल से क्रिया करती हैं और कुछ ऐसी धातुएं जो भाप से क्रिया करती हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले आते हैं कि ऐसी धातुएं जो ठंडे जल से क्रिया करती हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे जो बहुत सक्रिय धातुएं। अब बहुत सक्रिय धातुएं कौन सी हैं सोचिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है आपके सक्रिय धातुएं हैं और ये धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब हम यहां पर लिख देते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी सक्रिय धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ठंडे जल से क्रिया करती है। अब कैसे क्रिया करेंगी वो भी बताते हैं। मैग्नीशियम धातु जो है वो गर्म जल से क्रिया करती है। ठीक, दूसरा एग्जांपल यहीं पर इक्वेशन फिर लिखते हैं कि मैग्नीशियम धातु गर्म जल से क्रिया करती है, गर्म जल से क्रिया करती है। तीसरा एग्जांपल जो भाप से क्रिया करेंगी, जैसे एल्यूमिनियम है और आपका आयरन है। एल्यूमिनियम व आयरन धातु भाप से क्रिया करती है। अब इनके हम एग्जांपल भी लिखेंगे या इनके हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने कहा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो है आपके, ये ठंडे जल से क्रिया करती हैं। अब इसमें भी कुछ डिफरेंस है। देखिए, जब हम सोडियम धातु की क्रिया ठंडे जल से कराते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 4Na, अगर हम इसको बैलेंस करें तो 4Na या ट्वाइस Na से भी हो जाएगा, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O। अगर हम इसको बैलेंस करें ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O, ये बन जाएगा ट्वाइस NaOH प्लस H2। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। तो जब हम सोडियम धातु को ठंडे जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक, अब आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है वो एक ज्वलनशील गैस है, आग पकड़ती है और ऊष्मा निकल रही है। तो ये जो ऊष्मा निकलती है, जो गर्मी निकल रही है, वो इस हाइड्रोजन गैस को जला देती है। इसलिए सोडियम धातु को कभी भी खुले में नहीं रखते हैं, क्योंकि हवा में नमी होती है। तो सोडियम धातु इस नमी से क्रिया करके विस्फोट के साथ जलने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक ज्वलनशील गैस है और जो ऊष्मा निकलती है वो इस हाइड्रोजन गैस को जला देती है। ऐसे ही पोटेशियम की क्रिया हम जल से कराते हैं तो आपका एक क्षार बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस ऊष्मा। यहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ऊष्मा निकल रही है, तो यहां भी आग
विस्फोट के साथ जलने की संभावना रहती है। लेकिन जो कैल्शियम धातु है, अब कैल्शियम धातु भी जल से क्रिया करती है H2O, लेकिन जब ये जल से क्रिया करती है तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां ऊष्मा नहीं निकलती है, क्योंकि कैल्शियम की सक्रियता सोडियम और पोटेशियम से क्या है, कम है, और बहुत कम मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण आग नहीं पकड़ता है। तो जब ऊष्मा नहीं निकलेगी तो आग नहीं पकड़ेगा। क्या सिद्ध हुआ, यहां बहुत ज्यादा ऊष्मा निकल रही है तो ये अधिक सक्रिय है, इनकी सक्रियता अधिक है, और ये कम सक्रिय है। ठीक, अब हम कहते हैं मैग्नीशियम धातु गर्म जल से क्रिया करता है, और मैग्नीशियम धातु जब गर्म जल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हैं, याद रखना कि जब हम मैग्नीशियम धातु की गर्म जल से क्रिया करा रहे हैं, यहाँ पर जल क्या है आपका, गर्म, तो क्या होगा, और मैग्नीशियम धातु जो है वो भाप के साथ भी क्रिया करती है। भाप भी जल का ही रूप है, तो जब भाप से क्रिया करती है तो भिन्न पदार्थ बनता है, और जब जल से क्रिया करती है यानी गर्म जल से क्रिया करती है तो भिन्न पदार्थ। जब मैग्नीशियम धातु जल से क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, लेकिन जब मैग्नीशियम धातु भाप के साथ क्रिया करती है तो वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO प्लस H2, MgO प्लस H2। यानी जो मैग्नीशियम धातु है वो गर्म जल से भी क्रिया करती है और भाप से भी क्रिया करती है। जब भाप से क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और जब गर्म जल से क्रिया करेगी तो आपका बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ऐसी जो एल्यूमिनियम धातु है वो भाप से क्रिया करती है और Al2O3 बनाती है। ठीक, हमने कहा कि एल्यूमिनियम जो धातु है वो भाप से क्रिया करती है और क्या बनाती है, Al2O3। क्या बनाती है, Al2O3। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ट्वाइस Al प्लस 3H2 ट्वाइस Al2O3 प्लस 3H2। तो ये बैलेंस इक्वेशन है आपकी। तो एल्यूमिनियम धातु जो है वो भाप से क्रिया करती है और क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये जो एल्यूमिनियम धातु है ये सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है भाप के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनी रहती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे इसको क्लियर करेंगे। ठीक, ऐसी जो आयरन धातु है Fe, ये भी भाप के साथ क्रिया करती है और भाप के साथ क्रिया करके बना देती है Fe3O4 प्लस H2। तो थ्राइस Fe प्लस 4H2O, तो ये बन जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। तो अगला रासायनिक गुण है कि धातु की अम्लों से अभिक्रिया। तो हम कहते हैं कि जो धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। यानी अगर हम कहें तो धातु धन अम्ल, धातु और जब अम्ल की क्रिया होती है तो एक तो बनेगा धातु लवण, जिस धातु से क्रिया कर रहे हैं उसका लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यानी जब धातु की क्रिया किसी तनु अम्ल से की जाती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं, जैसे आप अगर जो सब जिनकी सक्रियता सबसे कम होती है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। यानी ये जो धातुएं हैं इनके अलावा होंगी। ठीक, जो धातुएं, आप सक्रियता श्रेणी को देखना कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगी, लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। यानी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो धातुएं ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अब अम्ल से धातु की अभिक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती हैं। कुछ धातुएं बड़ी तीव्र गति से क्रिया करती हैं, कुछ गर्म करने पर क्रिया करती हैं, जबकि कुछ क्रिया ही नहीं करती हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक, तो हम उदाहरणों पे आते हैं। जैसे आपका सोडियम धातु जो है वो बड़ी तेजी से अभिक्रिया करती है अम्ल से। जैसे अगर हम उदाहरण लें ट्वाइस Na प्लस HCl, तो ये बन जाएगा ट्वाइस NaCl प्लस H2। तो सोडियम धातु जो है वो बड़ी तीव्रता से किससे क्रिया करती है, अम्ल से क्रिया करती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, सोडियम धातु के बाद हम दूसरी धातु की तरफ आते हैं, मैग्नीशियम धातु की तरफ। तो मैग्नीशियम धातु भी बड़ी तीव्रता से अम्ल से क्रिया करती है, लेकिन सोडियम से क्योंकि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता कम है
तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2। लेकिन थोड़ा इसकी तीव्रता कम होती है, कम तीव्रता से क्रिया करती है, क्योंकि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता सोडियम से कम होती है। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम धातु है, जब एल्यूमिनियम धातु की हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम धातु पहले धीरे धीरे क्रिया करता है और फिर धीरे धीरे उसकी क्रिया तेज हो जाती है। क्यों होता है वो भी बताते हैं कि जो एल्यूमिनियम धातु है उसकी जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका AlCl3 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक मिनट, इसको बैलेंस करते हैं। Al प्लस HCl क्या बन रहा है आपका, AlCl3 प्लस H2 बन रहा है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो इसको ट्वाइस लेते हैं, ट्वाइस Al, ये बन जाएगा ट्वाइस, और हाइड्रोजन कितने हैं 3। ठीक, तो इसकी इस अभिक्रिया की तीव्रता थोड़ा और कम होती है। तो एल्यूमिनियम धातु पहले मंद गति से क्रिया करता है, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो Al2O3 बनाता है। यानी जो एल्यूमिनियम धातु है उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जमी होती है। ये जो परत होती है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है। तो पहले धीरे धीरे क्रिया करता है, लेकिन जैसे ये परत हट जाती है तो एल्यूमिनियम धातु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो बड़ी तीव्रता से क्रिया करने लगता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, जो जिंक धातु है आपकी, जो जिंक धातु है वो HCl से क्रिया कर ZnCl2 और H2 देता है। सेम वही क्रियाएं हैं आपकी। चौथा एग्जांपल हम लेते हैं, Zn प्लस HCl क्या बन जाएगा आपका, ZnCl2 प्लस H2। लेकिन इसकी तीव्रता एल्यूमिनियम से भी कम होती है, क्योंकि जिंक की सक्रियता एल्यूमिनियम से कम है। ऐसे ही लोहे की क्रियाशीलता होती है, लोहा जब क्रिया करता है तो वो आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप एग्जांपल अपने मन से बना सकते हैं, Fe प्लस ट्वाइस HCl, ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। लेकिन जो कॉपर धातु है, कॉपर धातु की जब हम HCl से क्रिया करते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कॉपर की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से इसका स्थान नीचे है। तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे ही यहां तो हम किससे क्रिया करा रहे हैं, HCl से। आप सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया करा सकते हैं इन धातुओं की, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है। तो सोडियम की क्रिया जब हम H2SO4 से कराएंगे तो ये बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगी। मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 से कराएंगे तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2 गैस। ऐसे ही एल्यूमिनियम की क्रिया हम H2SO4 से करा रहे हैं तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 गैस। ऐसे ही कॉपर की क्रिया जब H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनेगा। क्यों, फिर से वही, कॉपर की सक्रियता हाइड्रोजन से कम है, तो कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, तो वो अम्ल से क्रिया नहीं करेगा। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट रासायनिक गुण की तरफ से बढ़ते हैं, जो इसका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि लवण विलयनों से अभिक्रिया, या हम इसको लेते हैं कि अन्य धातु लवणों के विलयन से अभिक्रिया, अन्य धातु लवणों के विलयनों से अभिक्रिया या विलयन से अभिक्रिया। अब क्या होता है देखो, अन्य धातु लवण के विलयन से अभिक्रिया, कि जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को, ठीक है ना, हमारे पास एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है कोई X, इसको हम किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से क्रिया कराते हैं। माना ये कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु A है, इसको हम B धातु का लवण, B धातु की सक्रियता कम है A से, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम कहते हैं कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के लवण में रखा जाता है, ठीक, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उस लवण से विस्थापित कर देती है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना, कि क्या कहा हमने, जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के लवण, ये कम अभिक्रियाशील है, इसके लवण में डालते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। यानी क्या बन जाएगा, A धातु का
लवण प्लस बी धातु अलग हो गई। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, देखिए कुछ, हम कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से करा रहे हैं, CuSO4 प्लस Zn। ये अधिक सक्रिय धातु है, ये कम सक्रिय धातु का लवण है। तो क्या होगा, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देगी, यानी हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब इसका उल्टा करते हैं, देखिए हम ZnSO4 की क्रिया Cu से कराते हैं, तो कॉपर की सक्रियता कम है, वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम है, जिंक की सक्रियता ज्यादा है, तो कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम आयरन का लेते हैं, यानी हम जब कॉपर सल्फेट से लोहे की क्रिया कराते हैं Fe की, तो हमें पता है Fe की सक्रियता ज्यादा है, वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर धातु आपकी अलग हो गई। अब इसका उल्टा अगर आप करना चाहो कि FeSO4 प्लस Cu, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम है, वो लोहे को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जब हम किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु की क्रिया कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से कराते हैं, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक, जैसे हम अगर कहें, एक उदाहरण और लेते हैं तीसरा, कि सिल्वर नाइट्रेट का हमारे पास विलयन है, मान के चलते हैं AgNO3। अब इसकी क्रिया हम कॉपर से करा रहे हैं। आप सक्रियता श्रेणी में देखना, कॉपर अधिक सक्रिय है, सिल्वर कम सक्रिय है, तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, यानी क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी विस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है, कि जब हम किसी अधिक सक्रिय धातु की क्रिया कम सक्रिय धातु के लवण से कराते हैं। ठीक, और अब हमारा जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है धातुओं की, उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं पांचवा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया है, देखिए आप ये समझना पहले, धातुओं का गुण क्या होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धनायन बनाती है। हाइड्रोजन का गुण भी यही है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, तो दोनों का सेम गुण है। तो अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति सेम है। क्रिया कब होता है कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा पदार्थ उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो आपका क्रिया होगी। समझ रहे हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, उस इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण कर लिया, क्लोरीन ने, तो नमक बन गया NaCl। लेकिन क्योंकि यहां पर दोनों की प्रकृति समान है, अर्थात हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और सोडियम भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। परंतु कुछ अधिक सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, ठीक है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं। ये जो सोडियम पोटेशियम हमने धातुएं लिख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और हाइड्रोजन को फोर्स करती हैं कि वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। वैसे हाइड्रोजन सामान्यतया इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, लेकिन क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, तो यह हाइड्रोजन को बाध्य कर सकती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्यागा है उसको कौन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन। और जब हम इन धातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो धातु हाइड्राइड बनता है। ठीक, जैसे हम अगर सोडियम धातु की क्रिया देखिए, सोडियम धातु की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनता है NaH। सोडियम हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड बनता है। हाइड्राइड आयन हम कहते हैं H नेगेटिव को। H नेगेटिव आप देखेंगे हर जगह H पॉजिटिव को देखेंगे, लेकिन जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, इनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो H नेगेटिव के रूप में जुड़ता है। नेगेटिव यानी पॉजिटिव, यानी यहां पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, नेगेटिव माने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। सामान्यतया ग्रहण नहीं करता, लेकिन इनके सामने जब आता है तो उसको ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे ही पोटेशियम धातु की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो आपका पोटेशियम हाइड्राइड बनता है KH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्राइड। ऐसे ही कैल्शियम की क्रिया हाइड्रोजन से होती है
CaH2, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। ऐसे मैग्नीशियम की क्रिया जब हाइड्रोजन से होती है तो ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में बात करी कि जो धातुओं के रासायनिक गुण हैं, 5 प्रकार के रासायनिक गुण पढ़े हमने। पहला हमने पढ़ा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा हमने पढ़ा जल से अभिक्रिया कि जल से कैसे क्रिया करते हैं, ठीक। तीसरा हमने पढ़ा कि अम्लों से क्या अभिक्रिया होती है। चौथा हमने पढ़ा अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया, और 5वां हमने पढ़ा हाइड्रोजन धातु से अभिक्रिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।